इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद आता है कि असिस्टेंट कलेक्टर है या नायब तहसीलदार है, वो जो डिस्ट्रिक्ट या तहसील में जो असिस्टेंट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में होगा, नायब तहसीलदार तहसील में होगा, exercise such powers and perform such duties as are conferred and imposed by him under this act under law for timing force as may be delegated to him by general और special order state government। यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर और नायब तहसीलदार वो राइट्स रखेंगे या वो ड्यूटीज़ करेंगे, वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे जो उनको स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से कन्फर करेगी। जनरल ऑर्डर क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट ने जनरली ऑर्डर दे दिया कि सारे कलेक्टर्स, सारे असिस्टेंट कलेक्टर या सारे नायब तहसीलदार ये वाली ड्यूटी करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, ये जनरल ऑर्डर है। स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है कि अलवर के इस तहसील का ये नायब तहसीलदार ये स्पेसिफिक करेगा, स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया। तो स्पेसिफिक ऑर्डर या जनरल ऑर्डर से जो पावर्स कन्फर होती हैं या ड्यूटीज़ कन्फर होती हैं वो असिस्टेंट कलेक्टर और नायब तहसीलदार को उस डिस्ट्रिक्ट या उस तहसील में करनी होंगी, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कही। सिंपल है। तो ये सारी हमारी पावर्स हो गई, ठीक है, पावर्स एंड ड्यूटीज़ हो गई। इसके बाद आते हैं हम एडिशनल पावर्स ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स, ठीक है, एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे कंट्रोलिंग पावर आ रही है, दूसरा सबऑर्डिनेशन आ रहा है, तीसरा पावर्स एंड ड्यूटीज़ आ रही है और चौथा सेक्शन आ रहा है एडिशनल पावर्स ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके नायब तहसीलदार को तहसीलदार के पावर्स कन्फर कर सकती है, नायब तहसीलदार को तहसीलदार की पावर कन्फर्म कर सकती है, तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर की पावर्स दे सकती है, तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर की पावर्स दे सकती है, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर को सब डिविजनल ऑफिसर या लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर या सेटलमेंट ऑफिसर की पावर्स दे सकती है। बहुत सिंपल है कि असिस्टेंट कलेक्टर को एसडीओ की या लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की या सेटलमेंट ऑफिसर की या कलेक्टर की, 4 लोगों की पावर्स दे सकती है। इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक जैसे नायब तहसीलदार है तो नायब तहसीलदार लिख के उसके आगे एरो लगा के तहसीलदार की पावर्स कंफर्म कर सकती है। तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर की, असिस्टेंट कलेक्टर को जो उधर जाता जा रहा है फिर वो इधर आता जा रहा है को एलआरओ की या एसडीओ की या सेटलमेंट ऑफिसर की या कलेक्टर की, इनकी पावर्स ऑफ कंफर्म हो सकती है। एसडीओ को, सब डिविजनल ऑफिसर को लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की या सेटलमेंट ऑफिसर की या कलेक्टर की पावर कन्फर हो सकती है, ठीक है। कलेक्टर को सेटलमेंट ऑफिसर की पावर कन्फर हो सकती है ना। कमिश्नर को, जो डिविजनल कमिश्नर है उसको सेटलमेंट कमिश्नर या डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की पावर कन्फर हो सकती है, ठीक है। ये सब, और सेटलमेंट कमिश्नर को डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की पावर कन्फर हो सकती है। सब एरो करके लिख देंगे तो अपन लिए ये आसान हो जाएगा याद करना। तो ये एडिशनल पावर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को जो छोटा है उसको सीनियर ऑफिसर्स की पावर कन्फर कर सकते हैं, ये कह रहा है, बस और कुछ नहीं है, सिंपल इज दैट। इसके बाद जो पावर्स कन्फर की जाएगी, ठीक है, शैल बी एक्सरसाइज इन सच एरिया रेस्पेक्ट ऑफ सच केसेस और मैटर क्लासेस एज स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। पावर्स भी स्टेट गवर्नमेंट बता रही है, स्टेट गवर्नमेंट मैटर्स बता रही है कि किस में आप ये पावर्स यूज़ करोगे, किन किन मैटर्स में आप पावर्स यूज़ कर सकते हो, ये भी स्टेट गवर्नमेंट बता रही है, ठीक है। पावर कन्फर्म करने स्टेट पावर में एम्पावर पर्सन्स बाय नेम और क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स जनरली बाय देयर ऑफिशियल डेजिग्नेशन। ये ऑफिशियल डेजिग्नेशन से पावर कन्फर्म होती हैं। कैसे होता है ऑफिशियल डेजिग्नेशन? असिस्टेंट कलेक्टर एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करती है कि सारे असिस्टेंट कलेक्टर्स को कलेक्टर्स की पावर्स होंगी इन फॉलोइंग मैटर्स। तो ये डेजिग्नेशन को पावर दे रहे हैं, एक पर्सन को नहीं है। एक प्रवीण गुप्ता साहब जो हैं, हम असिस्टेंट कलेक्टर थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रवीण गुप्ता के पास कलेक्टर की पावर्स होंगी, नहीं, जो भी असिस्टेंट कलेक्टर वहाँ पे बन के आएगा उसके पास उन मैटर्स में कलेक्टर की पावर होगी। ये इस तरीके से पावर्स कन्फर की जा रही हैं, ठीक है। तो एडिशनल पावर्स हैं। फिर मान लीजिए एक पर्सन को, एक ऑफिसर को किसी तहसील में इसी तरीके से पावर्स कन्फर की गई है ना। अब उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया टू सम अदर प्लेस। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अदरवाइज डिक्लेयर नहीं किया है तो ही
held to be invested with the same power under this section in such तहसील। तो जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हुआ है ना, वहाँ पे भी उसके पास वो पावर्स होंगी जो उसकी पहले थी। जैसे अलवर में वो ऑफिसर था, यहाँ पे उसके पास सर्टेन पावर्स थी अंडर दिस सेक्शन, अंडर सेक्शन 26। यहाँ से अलवर से ट्रांसफ़र कर दिया उसको टोंक या अजमेर, अब वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो वहाँ पे वो जब पोस्ट पे जाएगा तो वहाँ पे भी उसके पास वो ही पावर्स होंगी जो अलवर में उसके पास थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इससे पहले मैंने बताया कि वो प्रवीण गुप्ता वाला केस, तो उसमें ये बताया कि प्रवीण गुप्ता कोई है नहीं, मैं ऐसे बनाया। तो मान लीजिए जैसे एक पहले मैंने बताया कि क्लासेस होगा कि सारे असिस्टेंट कलेक्टर के पास कलेक्टर की पावर होगी। इस तरीके से भी कन्फर्म कर सकती है, इस तरीके से भी कन्फर्म कर सकती है कि अलवर के इस असिस्टेंट कलेक्टर के पास या जयपुर के इस असिस्टेंट कलेक्टर के पास कलेक्टर की पावर होगी। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती है। नेम ऑफिसर या क्लास ऑफ ऑफिसर, ठीक, ये भी कह सकते हैं कि प्रवीण गुप्ता के पास ये सारी पावर्स होंगी, स्टेट गवर्नमेंट ये भी कह सकती है। अब प्रवीण गुप्ता कहीं भी जाएगा ना, उसके पास वो सारी पावर्स रहेंगी। ये अगले सेक्शन अगले क्लॉज में पढ़ ही लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। इनहेरेंट पावर्स क्या होती हैं, जो दी नहीं होती, वो खुद ही इनहेरेंट मतलब इन, उसमें पहले से ही समाहित होती है। ठीक है ना, डाइवेस्टेड होती है उस पर्सन में ऑलरेडी, उस पर्सन में इंक्लूडेड, उस पोस्ट में इंक्लूडेड पावर्स हैं, इनहेरेंट पावर्स हैं। ठीक है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड कहते हैं इनको, इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। जैसे ही वो उस पोस्ट पर आता है तो उसके अंदर वो पावर्स खुद ब खुद आ जाती हैं, इनहेरेंट, वो उसको कहते हैं। तो 25 और 26 के अलावा जो कमिश्नर होता है, डिविजनल कमिश्नर होता है, उसके पास है ऑल द पावर्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर एंड द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। डिविजनल कमिश्नर के पास एलआरओ और उसके नीचे के जितने भी होते हैं उनकी इनहेरेंट पावर होती है। इनहेरेंट पावर होना क्यों ज़रूरी है कि जैसे डिविजनल कमिश्नर बहुत बड़ा ऑफिसर है, ठीक है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कोई मान लीजिए नया आरएस बना है, ठीक है, या कोई प्रमोशन होकर एलआरओ बन गया, तो अब वो सेटलमेंट कमिश्नर के एलआरओ मान लो फंक्शनिंग नहीं है, या प्रॉपर डिविजनल कमिश्नर को लग रहा है कि एक ऑर्डर देना है ना, जिससे एलआरओ जो नहीं दे रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी एलआरओ की पावर्स होती हैं, इनहेरेंट पावर्स होती हैं। अगर एलआरओ कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है तो वो एज एन एलआरओ ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो ये इनहेरेंट पावर्स क्यों बनाई गई हैं, सुपीरियर ऑफिसर्स में ये इनहेरेंट पावर्स होती हैं, ताकि अगर जूनियर ऑफिसर सही से काम ना कर रहा हो या उसे ऐसा लग रहा हो कि मुझे ये काम करना ज़रूरी है, तो वो कर दे, उसके पास वो पावर हो। तो इसलिए ये इनहेरेंट पावर्स होती हैं। तो डिविजनल कमिश्नर में लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स और उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो भी होते हैं उनकी इनहेरेंट पावर्स होती है। रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी अपन ने पढ़ा था। रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी में कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार, इनकी इनहेरेंट पावर्स होती है। इनहेरेंट मतलब जो ऑर्डर कलेक्टर दे सकता है वो ऑर्डर रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी भी दे सकती है। ठीक है, ये है इनहेरेंट पावर। इनकी पावर्स भी उसमें इनहेरेंट ऑलरेडी होती है। कलेक्टर में सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार की इनहेरेंट पावर्स होती है। ठीक है, जो ऑर्डर तहसीलदार दे सकता है वो ऑर्डर कलेक्टर भी दे सकता है फॉर दैट तहसील। सब डिविजनल ऑफिसर में असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार की इनहेरेंट पावर्स होती हैं। असिस्टेंट कलेक्टर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की इनहेरेंट पावर्स होती हैं। याद करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, ये प्रॉपर चल रहा है। सीनियर ऑफिसर में लोअर ऑफिसर जितने भी हैं उन सब की इनहेरेंट पावर्स हैं, सिंपल एज दैट। तहसीलदार में नायब तहसीलदार की इनहेरेंट पावर्स होंगी। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर या सेटलमेंट ऑफिसर में जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार या जो 7 और चैप्टर 7 और 8 में जो ऑफिसर अपॉइंट होंगे उनकी इनहेरेंट पावर्स होंगी। सिंपल है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पहला तो कंट्रोलिंग पावर है, दूसरा सबऑर्डिनेशन है, तीसरा पावर्स और ड्यूटीज़ है, फिर एडिशनल पावर्स और ड्यूटीज़ है, फिर इनहेरेंट पावर्स। ठीक है, अब आते हैं ऑफिसर्स टेम्परेली सक्सीडिंग टू परमानेंट वैकेंसीज। अब मान लीजिए एक परमानेंट वैकेंसी थी, ठीक है, कमिश्नर या कलेक्टर या सब डिविजनल ऑफिसर या तहसीलदार,
ठीक है, वो परमानेंटली वैकेंट हो गई, मान लीजिए मर गया वो जो ऑफिसर था, वो उसके इंतकाल हो गया। अब कोई टेम्परेली सक्सीड कर रहा है उस ऑफिसर को, ठीक है, उस ऑफिस को या जो भी जहाँ पे वो मरा उसको टेम्परेली सक्सीड कैसे कर रहा है, कोई जूनियर ऑफिसर था। अब सीनियर को भेजने में टाइम लगेगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 महीने 1 महीना लग जाता है, ये तो सरकारी प्रोसीजर है, बहुत स्लो होता है, कई बार 6 6 महीने कोई ऐसे ही काम चल जाता है ना। तो वो जो ऑफिसर को उसकी जगह अपॉइंटमेंट मिली है, तो सच ऑफिसर शैल पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर आने तक एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड परफॉर्म ऑल ड्यूटीज कन्फर्ड एंड इम्पोज ऑन ए कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार। तो वो जो अपॉइंटेड ऑफिसर होगा वो सारे वर्क्स और सारी ड्यूटीज़ ऐसे करेगा जैसे कि उस कमिश्नर या उस कलेक्टर या उस पर इम्पोज थी, जैसे वो करता उसी रूप में वो उन ड्यूटीज़ को करेगा। इतनी सी बात ये कहता है। जो टेम्प्रेरी ऑफिसर होगा वो परमानेंट वैकेंसी होने पर वो नई अपॉइंटमेंट होने तक परफॉर्म ऑल ड्यूटीज़ और एक्सरसाइज ऑल पावर्स इम्पोज ऑन कमिश्नर, कलेक्टर, ठीक है। इसके बाद टेम्पररी एब्सेंस ऑफ ऑफिसर, 29 सेक्शन में टेम्पररी एब्सेंस ऑफ ऑफिसर की बात हो रही है। एक ऑफिसर अगर टेम्पररी एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से वो टेम्पररी एब्सेंट है, आ नहीं रहा है, छुट्टी पे गया है या मेडिकल लीव है, जो भी है, तो कोई भी उसके इक्वली ग्रेड का फंक्शन, एक ज़िले में जैसे कई असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, 2 3 असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, मान लो एक असिस्टेंट कलेक्टर जो छुट्टी पे गया, सिक्किम घूमने गया, बहुत बढ़िया, तो उसके जो 2 और असिस्टेंट कलेक्टर होंगे वो एक इक्विवेलेंट ऑफिसर हो जाएगा। तो वो इक्वल ग्रेड का ऑफिसर उसी हेडक्वार्टर पे, जैसे अलवर का है तो अलवर का इक्वल असिस्टेंट दूसरा कलेक्टर, या अगर इक्वल नहीं है तो सुपीरियर ग्रेड का उसके एडिशनल कलेक्टर है, कलेक्टर हो गया असिस्टेंट कलेक्टर का, तो वो, या कोई इन्फीरियर ग्रेड का एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर या तहसीलदार, शैल अज्यूम चार्ज ऑफ द ऑफिस, जो असिस्टेंट कलेक्टर जो खाली है उसका ऑफिस का चार्ज लेंगे, एंड शैल कंटिन्यू इन चार्ज अंटिल द ऑफिस इज अज्यूम्ड बाय अनदर ऑफिसर, कोई जो दूसरा ऑफिसर है वो उसको अज्यूम ना कर ले, एंड वाइल सच चार्ज परफॉर्म द रूटीन ड्यूटीज ऑफ एब्सेंटी ऑफिसर, और जो एब्सेंटी ऑफिसर की जो रूटीन ड्यूटीज़ हैं उनको वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। या तो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी इक्वल ग्रेड को, इक्वल वाला नहीं है तो सुपीरियर करेगा, सुपीरियर नहीं है तब इन्फीरियर आएगा, और वो उसकी ड्यूटीज़ को ऐसे करेंगे जैसे वो खुद उन ड्यूटीज़ को करता, उसी रूप में उस ड्यूटीज़ को किया जाएगा। अब इसमें ये तो ए पॉइंट था। अब बी पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई ऑफिसर टेम्परेली एब्सेंट है ड्यूटी से, तो इक्वल, सुपीरियर या इन्फीरियर ग्रेड का ऑफिसर अगर फंक्शन नहीं कर रहा है हेडक्वार्टर में और वो खुद भी एब्सेंट है, समझ रहे हो कितनी मतलब हालत कितनी ख़राब हो गई है यहाँ पे, कि ना तो सुपीरियर ऑफिसर है या इन्फीरियर ऑफिसर है या ना बराबर का ऑफिसर है और खुद भी छुट्टी पे, तब क्या होगा, तो चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर, तो और जो मिनिस्टीरियल ऑफिसर होते हैं जो वहाँ पे वैसे ऑफिशियल वर्क करते हैं ना, जो ऑफिस के अंदर जो होते हैं जिनको हम सेक्रेटरी कहते हैं, है ना, ऑफिस में सेक्रेटरीज होते हैं या सुपरवाइज़र्स होते हैं, वो सब जिनके रैंक के आगे ऑफिसर नहीं लगता, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो वो जो चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल्स जो होते हैं वो जो हैं शेल पजेस द पावर ऑफ एडजर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम बीइंग, तो वो चीफ मिनिस्ट्रियल जो ऑफिसर होगा, जो वहाँ का सबसे बड़ा मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होगा, जो सेक्रेटरी होगा बेसिकली, शायद सेक्रेटरी ही शायद चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, वो फिर फंक्शंस को जो है ड्यूली करेगा, उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये होता है, और यहाँ पे टेम्परेरीली अगर एब्सेंस होता है तो उस कंडीशन में कौन वर्क करेगा। तो बड़ा ही सिंपल सेक्शंस हैं, कोई इनमें टेक्निकल ऐसी वो नहीं है। अगर आप एक बार ये समझ लो ना कि कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट पे कौन काम कर रहा है, ठीक है, किसकी क्या रैंक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस आप इतना समझ लो तो आप एक तरीका समझ जाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर सेटलमेंट का मैटर है तो सेटलमेंट में सबसे बड़ा ऑफिसर सेटलमेंट कमिश्नर है, ठीक है। उसके बाद वो पूरे स्टेट का है, वो पूरे स्टेट का एक सेटलमेंट कमिश्नर है, ठीक। फिर उसके बाद एक यूनिट आती है, वो यूनिट है डिस्ट्रिक्ट की।
डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा है वो सेटलमेंट जो कमिश्नर है, उसके साथ एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर और असिस्टेंट सेटल कमिश्नर तो होंगे ही, ठीक है, वो एक यूनिट होगी। उसके बाद जो उसके बाद की यूनिट है वो है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होगा। अब कलेक्टर का एक एडिशनल कलेक्टर होगा और एक असिस्टेंट कलेक्टर होगा, ये भी होंगे। फिर अब हम पढ़ रहे हैं सेटलमेंट का मामला, तो फिर एक सेटलमेंट ऑफिसर होगा, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर होगा। फिर होती है तहसील, तहसील में तहसीलदार होगा, तहसीलदार का असिस्टेंट तहसीलदार होगा, एक नायब तहसीलदार होगा। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। इसी तरीके से काम करते हैं। ये काम क्या करते हैं? सेटलमेंट के मैटर्स को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट का मैंने बताया, लैंड मैनेजमेंट का, कि अगर कोई किस तरीके से पूरे अगर पानी का मैटर आ रहा है या उसका रिकॉर्ड रेवेन्यू, ठीक है, ये मैटर करते हैं सेटलमेंट का। अब रेवेन्यू का मैटर कौन देखेगा? रेवेन्यू का मैटर देखेगा डिविजनल कमिश्नर। इसमें क्या है, स्टेट लेवल पे एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, स्टेट लेवल पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। फिर डिवीजन लेवल पे डिविजनल कमिश्नर है, ठीक है। डिविजनल कमिश्नर का असिस्टेंट डिविजनल कमिश्नर, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर हो सकते हैं। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर है। कलेक्टर का मेन काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना है। कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर है, ठीक है। उसके नीचे सब डिविजनल ऑफिसर है। सब डिविजनल ऑफिसर के बाद तहसीलदार है। तहसीलदार के असिस्टेंट कलेक्टर, एडिशनल असिस्टेंट तहसीलदार और नायब तहसीलदार है, ठीक है। इसके बाद आता है लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड वाले क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि भाई कोई बेची वेची अगर ज़मीन गई तो किसके नाम पे गई, किसका नाम चढ़ा हुआ है, कौन सी ज़मीन किसके नाम पे, उसका खसरा नंबर क्या है, पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है लैंड का। अब इसके लिए क्या है, एक डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, वो स्टेट लेवल पे है, और उसका एडिशनल डायरेक्टर भी होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर भी होगा, ठीक है, वो देख रहे हैं। ये अलग अलग यूनिट हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर होगा। तो कलेक्टर कितने सारे काम कर रहा है आप देख रहे हैं। कलेक्टर रिवेन्यू भी कलेक्ट करता है, कलेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स पे देखता है, कलेक्टर जो है फिर सेटलमेंट करता है। तो कलेक्टर सब जगह आ रहा है। तो कलेक्टर है, कलेक्टर के एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर होंगे, ठीक है। फिर एक सेटलमेंट ऑफिसर है, एक सेटलमेंट ऑफिसर, फिर एक सब डिविजनल ऑफिसर है, ठीक है। इसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर के बाद आ जाता है तहसीलदार। तहसीलदार आ जाता है, तहसीलदार के असिस्टेंट तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार है, एक सीक्वेंस है। और ये सारे ऑफिसर्स, बस इसमें लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर लैंड रिकॉर्ड के मामलों में आता है, सेटलमेंट ऑफिसर सेटलमेंट ऑफिसर के मामले में आता है, बाकी वो सेम ही तो ऑफिसर हैं सारे के सारे, सब वही सेम ऑफिसर है। यही हमको देखना है ना। इतना से ये है, इसको हम थोड़ा सा देखते रहेंगे, एक सीक्वेंस याद हो जाएगा तो ये सब आसान हो जाएगा पढ़ना। इसमें कोई ऐसा कोई टेक्निकल वो नहीं बता रहे कि किसी के पावर से ये सीक्वेंस होंगे, कुछ नहीं। जो इस बार बार कह रहा है कि जो इस लॉ में या टेनेंसी एक्ट या किसी और लॉ में होंगी वही पावर्स इनको कन्फर्ड होंगी, ठीक है। इनहेरेंट पावर्स बता दी, सुपीरियर ऑफिसर के पास लोअर ऑफिसर के पावर्स होंगे, वो सारी वो आ रही हैं। वैसे हम पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो बिल्कुल है, वो तो हमको देखना ही है। इतना बड़ा कोई टेक्निकल वे नहीं है, ठीक है, ये हमको देखना है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बेहिचक किसी भी मतलब अब कह नहीं सकते, मुझे भी नहीं पता कैसे बताऊँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझ तक कैसे पहुँचा जाए, है ना। ये हमें कुछ डायरेक्शन भी नहीं है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपके पास किसी टीचर से कोई कांटेक्ट हो तो आप उनको बता दें या उनसे मेरे नंबर ले लें, मुझे मैसेज कर दें, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएं। मैं आपको एक वीडियो में स्पेसिफिक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स मेरे पास अगर कोई आएगी तो मैं उनके सॉल्यूशन के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो रखूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अब आमने सामने मिलेंगे तो अपन, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं इन कलेक्टर करता रहूँगा, ठीक है। आपको कलेक्टर बनने की इच्छा जागृत कर दूंगा मैं आपके अंदर, मतलब खुद में तो है ही, आप में भी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।